हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल आपका है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा। इतना तो आप खुद समझदार हो, खुद से कर भी सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, काम का कंटेंट है, तो आप शेयर भी कर सकते हो। ओके। तो ये जो पेपर है वो हमारा 2022 का पेपर है। ओके, जो हम एनालाइज करेंगे। और जो चीज़ हम एनालाइज कर रहे हैं उसी से नेक्स्ट एग्जाम में कोई ना कोई स्टेटमेंट बना के वो क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो अच्छे से एनालाइज भी करना है। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है कौन निकालता है, किसके इंस्ट्रूमेंट है? तो इसमें आएगा ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, जब हमने आईएमएफ की बात कर ली है तो थोड़ा हम जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें किसी भी कंट्री का जो शेयर होता है, तो वोटिंग जो होती है वो किस बेसिस पर डिपेंड होती है? लाइक वन कंट्री वन वोट, उस तरीके से होती है, वन मेंबर वन वोट उस तरीके से होती है ना। ठीक है। बट आईएमएफ के अंदर जो उसकी वोटिंग है वो वन मेंबर वन वोट नहीं है। ऐसा क्यों है? इसमें जो वोटिंग है, वोटिंग जो राइट है आपका, वो डिपेंड करता है आपके कोटा पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो ये 100 है, 100 रुपये। ठीक है। 100% कोटा है। इसमें से इंडिया का जो कोटा है, अभी लेटेस्ट में बता रहा हूँ, 2.7574 इतने समथिंग है। ठीक है। इतना है, इतने परसेंट है। यहीं पर यूएसए का मैं मान के चलूँ, अगर 17-16% के समथिंग है, तो वोट वैल्यू यूएसए की ज्यादा है, इंडिया की कम है। ठीक है। तो जितना आपका शेयर है, जितना आपका इसमें कोटा है, जितना आपने पैसा इनमें डाला हुआ है, उतनी ही आपकी वोटिंग राइट है। समझ गए? अब उसके बाद एक चीज आती है कि ये आईएमएफ करता क्या है। ये लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कहीं पर किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस है आ गया, जैसे मान चलो अभी पाकिस्तान में आया, श्रीलंका में आया था, और 1991 के समथिंग में इंडिया में आया था। ठीक है। तो ये लोन प्रोवाइड करता है, लाइक प्रोवाइड लैंडिंग टू द मेंबर्स कंट्री। और ये लोन जो होते हैं इसके दो टाइप के होते हैं। एक मैं बात करूं तो एक होता है कंसेशनल, और एक है नॉन कंसेशनल। तो जो कंसेशनल लैंडिंग है वो प्रोवाइड कराते हैं वो जीरो इंटरेस्ट रेट पर। मान चलो इन्होंने अगर किसी कंट्री को, और वो जो कंट्री है वो क्या है, वो पुअर कंट्री है, गरीब है, या फिर लीस्ट डेवलप कंट्री है। ठीक है। तो उन्हें जीरो इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, मतलब कोई भी ब्याज नहीं लेंगे उस पर से, मतलब जितना पैसा हमने दिया है, ओके, आपकी इकोनॉमी को रिवाइव कराने के लिए, उतना ही पैसा आप हमें दे दो, हमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए। अगर वो गरीब देश है, पुअर कंट्री है, या फिर कोई लीस्ट डेवलप कंट्री है, ये हो गया कंसेशनल लैंडिंग। दूसरा है नॉन कंसेशनल। इसमें कुछ मार्केट रेट, लाइक जैसे हम बात करते हैं कि यार मार्केट में कितना इंटरेस्ट प्राइस चल रहा है, जैसे आप लोग पैसा देते हो ना किसी को ब्याज पर, तो 8% ब्याज, 7% ब्याज, तो उस जो इंटरेस्ट रेट है उस पर लोन, इस पर क्या करता है, लोन देता है, नॉन कंसेशनल लैंडिंग। तो ये डिफरेंस नहीं रखना है आपको कि नॉन कंसेशनल तो हो जाएगा कि जीरो, और कंसेशनल में कुछ शर्तों के साथ, लाइक जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके बेसिस पर। तो नहीं, ये नॉन कंसेशनल में इंटरेस्ट रेट पर है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। और ये किसे प्रोवाइड करेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है। तो ये चीज हो गई। और फिर उसके बाद एक चीज और आती है। अच्छा, इसमें इसके अंदर आपने बात की होगी कि यार एचडीआर भी होता है। ठीक है। और उसके बाद एक चीज मुझे जो बतानी है वो है आपकी, जहां से क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि बन सकता है। एक हम बात करते हैं रिजर्व ट्रांचे की। अच्छा, ये रिजर्व ट्रांचे ठीक है, ये रखते हैं। बट इसमें क्वेश्चन बनेगा कि रिजर्व ट्रांचे मान के चलो, इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है 25% जो अमाउंट है आपकी, मान चलो मैंने अगर, हमारे इंडिया के अगर 100 रुपए हैं इसमें, तो 100 में तो जो 25 रुपए हैं वो तो हमें रखने हैं 5 हार्ड करेंसीज में। हार्ड करेंसी पता होगा ना, हार्ड करेंसी डॉलर, युआन, रेनमिनबी, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। तो इनके अंदर आपको 25%, लाइक अगर 100 रुपए हमने रखे हैं तो 25 रुपए
इन 5 हार्ड करेंसीज में रखने पड़ेंगे, और बाकी जो 75% है, लाइक 75 रुपये जो है, वो हमें अपनी आउन करेंसी में रखना होगा, लाइक रुपये के अंदर। ठीक है, तो 75 तो रुपए, और 25 जो परसेंट है उसका बाकी 25 जो बचे, वो हमें 5 हार्ड करेंसी में या फिर डॉलर कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करके उस तरीके से। ठीक है, तो एक जो माइंड सेट है हमारा वो इधर जा सकता है कि यार अगर हम इतने वर्ल्ड लेवल पे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना शेयर रख रहे हैं, तो उसमें जो 5 हार्ड करेंसीज की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, कि लाइक 75% 5 हार्ड करेंसी और 25% अपनी खुद की। तो ये रॉन्ग होगा, आप देख लो, 5 हार्ड करेंसीज कम है और 75% अपनी आउन करेंसी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इतना हमारा आईएमएफ के बारे में हो गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये रिजर्व ब्रांच वाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उनके बारे में बात करनी है। अच्छा, नीर और रीढ़। ठीक है, मैं आपको एक बार इस नीर और रीढ़ के बारे में एक चीज बता देता हूँ कि क्या चीज है। अच्छा देखो, हम लोग नीर पढ़ते हैं पहले। ओके, नीर ये है क्या? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें क्या है? अब देखो, ये जो हमारी खुद की जो करेंसी है, मतलब लाइक डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है जो रुपया है। ओके, तो इसकी क्या है? इसकी वैल्यू कितनी होगी एज कंपेयर टू एक बास्केट ऑफ करेंसीज है, लाइक इसमें हमें रख लो डॉलर हो गया, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ओके, रेनमिनबी हो गई, युआन हो गया, ठीक है, रेनमिनबी, युआन, ये जो करेंसी है, ये जो बास्केट है पूरा पूरा करेंसी का, तो इस बास्केट की करेंसी, इसके अंदर जितनी करेंसी है, इसको खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, डॉलर की वैल्यू 80 रुपए है, तो अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये चीज ये नीड और रीड दोनों बताता है। ठीक है, रियल इफेक्ट, बस फर्क इतना है कि नीड के साथ हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करते हैं, कि महंगाई जो है, लाइक जब हम रील निकालते हैं, रील, उसे रील को हम डिवाइड करते हैं प्राइस डिफ्लेटर से, कि जो प्राइस है हमारे वो कितने डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, लाइक विद इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नीड मैंने बता दिया आपको कि जो हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है, जो मेजर हम करते हैं एज कंपेयर टू बास्केट ऑफ अदर फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, करेंसी की, तो उसकी कितनी बैठेगी। ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ लाइक डोमेस्टिक करेंसी नीडेड टू परचेज फॉरेन करेंसी, अगर मुझे $1 को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 80 रुपए। अब बात आती है कि नीड, अगर नीड हमारा ज्यादा है, ठीक है, तो ये बताएगा कि, ये बताएगा किसे? एप्रिसिएशन ऑफ मनी, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब खुद सोचो, नीड हमारा जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, नीड, मैं एक चीज, नीड हमारा क्या है, डिनोट कर रहा है डोमेस्टिक करेंसी को। अब मैं ये कह दूं कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपया, इसकी वैल्यू बढ़ गई एज कंपेयर टू डॉलर। मान चलो पहले 80 रुपए में $1 था, अब ये 60 रुपए में $1 है, तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई। अब यही चीज ये बोल रहा है कि नीड अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है एप्रिसिएशन ऑफ मनी, लाइक एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, और यहीं पर अगर नीड हमारा कम हो जाए, तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन। आपने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, इकोनॉमी के अंदर, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ अगर 80 रुपए है, तो ये 90 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। ये हो गया नीड। ठीक है, उसके बाद रीर क्या होता है? रीर की मैंने बता दिया कि रीर डिवाइड बाई प्राइस डिफ्लेटर। लाइक अगर मैं बात करूं, तो रीर डिनोट करता है कि हमारे जो इंटरनेशनल, जो हमारा कंपटीशन है, अगर हम मान के चलो मेरी एक कंपनी है हमारे यहाँ की, और मैं इंटरनेशनल मार्केट में उसे लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बना रही है वही सेम अदर कंट्रीज बना रही है, बट मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ कि मेरा फॉरेन में भी काम चले, वहां पर भी चीजें हो, तो उस चीज को ये बता रहा है, तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा।
या घटाएगा, वो चीज ये दिखा रहा है। अब ये कह रहा है कि रीर अगर बढ़ जाए, इंक्रीज इन द रीर, तो रीर में क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, तो जो एक्सपोर्ट हमारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और जो इंपोर्ट है वो चीपर। अब ये नुकसान है हमारे लिए, फायदा है। अब मान चलो मैं अगर कोई प्रोडक्ट अपना यहाँ से फॉरेन कंट्री में या फॉरेन कंट्री में भेज रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो मेरा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, मैं डिमोटिवेट रहूंगा कि यार मैं इतना पैसा जाके भेज रहा हूँ और फॉरेन कंट्री में चला गया, और वहां पर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू, मुझे अपनी खुद की भी तो कुछ वैल्यू निकालनी है, मुझे अपना प्रॉफिट भी तो देखना है। अब मान चलो मैंने बनाया 10 रुपए में, उसके ऊपर 50 रुपए का टैक्स लग गया, तो 60 रुपए में, और वहीं पर सेम प्रोडक्ट जो है वहीं की कंपनी का, वो उन्हें 40 रुपए में मिल रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट तो ना खरीदेंगे। समझ गए? तो अगर रीर इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारे लिए दुख की बात है, और रीर डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाएंगे, और इम्पोर्ट जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। हमारी ये चीज बता दी। अब फिर ठीक है, अब जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, जो हमारा जो स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसे डिनोट करता है रीर, ओनली ऑन रीर, नॉट नीर। ठीक है, रीर डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नीर बताता है इसे, तो नहीं। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दी हुई है। स्टेटमेंट बोल रही है कि एन इंक्रीज इन नीर इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। बताइए भाई, क्या ये सही है? अगर नीर बढ़ रहा है तो रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने बताया था ना, 80 रुपए की जगह पर वो 60 रुपए का हो गया, $1। तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? सेकंड बोल रही है कि एन इंक्रीज इन द रीड, जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, इंडिकेट करता है इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब बताओ यार, मैंने आपको इंक्रीज का बताया था क्या? नहीं, मैंने बताया था कि डिक्रीज अगर होगा तब वो बताएगा इंप्रूवमेंट को, और यहाँ पर अगर इंक्रीज है तो ये इंप्रूवमेंट नहीं भाई, ये लॉस है। ठीक है, लॉस को दिखाता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। अब यहाँ पर जो वर्ड्स जो इसने ऐड किए हुए हैं ना, इंक्रीज और इंक्रीज, हो सकता है कि अगर क्वेश्चन देगा तो वो डिक्रीज कर दे, या फिर यहाँ इंक्रीज इंक्रीज रखेगा, और यहाँ जो इंप्रूवमेंट है वो क्या कर दे, लॉस कर दे। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि एन इंक्रीज ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between need and read। तो ये ठीक है भाई, ठीक है। तो इंक्रीज ट्रेंड, अगर नीड और रीड के साथ कोई डिफरेंस है, डाइवर्जेंस है, तो वो उसके इंक्रीजिंग दिखाएगा, लाइक इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को तो मैंने बता दिया आपको भाई। ओके, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन है तो वहां पर भी इन्फ्लेशन की जारी चीजों को बताएगा। तो ओनली 1 एंड 3 हमारे करेक्ट है, सेकंड वाला जो है वो इनकरेक्ट है, और क्यों इनकरेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थर्ड है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि इफ द इन्फ्लेशन, अगर जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, टू हाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अरे यार, अब आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लास्ट लेक्चर्स में भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि मान के चलो मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब है पैसा, और पैसा ज्यादा है तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, उस पैसे को वापस लेगा। और ये क्या कह रहा है कि बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बताओ, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा क्या? नहीं, खरीदेगा क्या भाई? अब मान चलो, और यहाँ हमारे पास ये कुछ पर्सन है, इनके पास पैसा भी है और सिक्योरिटी भी है। ठीक है, अब मान चलो इन सिक्योरिटी को खरीद ले आरबीआई, तो आरबीआई पैसा देगा ना इनको, तो डबल पैसा हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें ये पैसा पैसा जो है वो खींचना है इनसे, लोगों से। तो आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सेल करेगा तो ये पैसा जो है आरबीआई के पास जाएगा। तो यहाँ बाई नहीं, यहाँ सेल आएगा, तब वो स्टेटमेंट सही होगा, ये रॉन्ग है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग। अब देखो रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, मैंने ही बताया आपको, डेप्रिशिएट हो रहा है। आरबीआई क्या करेगा, इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सीधी सी, मार्केट में जिस चीज, जो भी चीज है, वो अगर हाई अमाउंट में आ गई तो इसको वैल्यू गिर गई, ये समझ लो आप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएट,
रुपया डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर करेंसी। अब अगर मार्केट में रुपया ज्यादा है तो भाई मुझे रुपए की जगह कुछ और चीज मार्केट में इंजेक्ट करनी पड़ेगी। और कुछ चीज, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल समझते हैं कि मैं बोल दूं आपको, एक काम करते हैं कि मार्केट में अमरूद है, गवावा, वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू गिर गई। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या हो गया, मैंने बेर ला दिए, पालम, बेर देखे होंगे आपने, या फिर कुछ और ऑरेंज लगा लो, वो मैंने इंजेक्ट कर दी मार्केट में, ठीक है, और इसकी वैल्यू, जो गवावा की वैल्यू है वो कम कर दी। अब जब गवावा की वैल्यू कम कर दी तो ऑरेंज की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि ऑरेंज हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, और गवावा की वैल्यू बढ़ जाएगी। लाइक ऑरेंज डेप्रिशिएट हो जाएगा और गवावा एप्रिशिएट हो जाएगा। सेम चीज यहीं पर है कि अगर रुपए की वैल्यू हमारी डेप्रिशिएट हो रही है तो आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी डॉलर, तो मार्केट में हम डॉलर को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब रुपया जो है मार्केट में वो हमने कम कर दिया, ओके, और डॉलर की मात्रा बढ़ा दी। अब जब डॉलर की मात्रा बढ़ा दी तो लोग डॉलर में क्या करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो डॉलर, अब मैंने फिर आपको वही बोला था कि भाई मार्केट में जो चीज ज्यादा रहेगी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब मार्केट में डॉलर ज्यादा है तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, रुपया बढ़ जाएगा, समझिए। और इफ रुपी एप्रिशिएट तो आरबीआई बाई डॉलर्स। अब रुपया जब बढ़ जाएगा तो भाई डॉलर को मार्केट से बाहर निकाल दो, यही प्रोसेस चलती रहती है। तो तभी आप देखते हो बहुत बार रुपए की वैल्यू इतनी बढ़ गई, कभी वापस आ गई, कभी बढ़ गई, कभी वापस आ गई, उस तरह की चीजें होती रहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, ओके, क्योंकि आप भर भर के न्यूज में देखते हो कि डॉलर की वैल्यू है 80 हो गई, 81 हो गई, कभी फिर वापस आ गई, तो ये चीज चलती रहती है। थर्ड स्टेटमेंट है, अब देखो जब पहली स्टेटमेंट गलत है तो भाई बी ऑप्शन आएगा एलिमिनेशन से भी। तो पर देख लेते हैं कि इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, जो इंटरेस्ट रेट है, लाइक जो ब्याज दर है यूएसए की या यूरोपियन यूनियन की, जो दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। तो बिल्कुल सही है भाई, जब ब्याज दर कम हो जाएगी तो डॉलर को खरीद सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा, तो खरीद बिल्कुल। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द G20। अब देखो यार, G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात हो रही है, बट हमने एक वर्ड देख लिया इसमें, G20। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको G20 के बारे में बताया था। जो आपको एक चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन जो बनाता है यूपीएससी, कि भाई कि G20 के अंदर एक भी अफ्रीकन कंट्री नहीं है। बट हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि ओनली वन अफ्रीकन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका G20 का पार्ट है। फिर वो घुमाएगा कि यार ओनली वन कंट्री, फिर हमारे माइंड में क्लिक करता है कि यार ओनली वन कंट्री, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब पीक पर स्टेटमेंट होगी बहुत ज्यादा। तो ओनली वन कैसे हो सकता है, मतलब तो एक आध दो तो और होंगे। तो ऐसा नहीं है, ओनली वन ही है, साउथ अफ्रीका, समझ गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्ड बाई G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। बिल्कुल ठीक है, पेरिस क्लब की बात की जा रही है। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट करना लो इनकम कंट्रीज, बिल्कुल भाई, लो इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए ही है। अनसस्टेनेबल डेट, ये उस टाइम की बात है जब लाइक कोरोना के क्राइसिस जो चल रहा था, ठीक है, कोविड 19 का। तो उसके जो इम्पैक्ट जो हुए कोविड 19 के, तो उनको मिटिगेट करने के लिए, तो उनको अनसस्टेनेबल डेट, बिना लाइक बिना जो बिना ब्याज के, लाइक आधारणीय ऋण, अन्य देशों को सहायता करने के लिए, जो लो इनकम कंट्रीज है, गरीब देश है, तो उनके लिए चलाया गया था, और न्यूज में भी था ये। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो आईआईबी, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब आप खुद देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इन्फ्लेशन से हमें राहत देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। अब ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो कम कर सकती है कूपन रेट्स को ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबी। तो इसके जो कूपन रेट्स हैं उनको कम कर सकती है गवर्नमेंट, बिल्कुल कम कर सकती है। दरों को कम कर सकती है ऋण ग्रहण की। तो बिल्कुल ये चीज दी हुई है इसके अंदर ही, अगर आप सर्च करोगे ना इन्फ्लेशन इंडेक्स बाउंड, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। रिड्यूज क्यों कर सकती है,
ये रिड्यूस क्यों कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है, जो बोरोइंग कॉस्ट है, वो कम हो जाए। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और ये किस, अच्छा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड एक चीज आ सकती है, किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने लॉन्च किया था ये। और कब किया था? 2013 में। ठीक है, और ये रिलेटेड है मेजर्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, समझ गए? सेकंड है कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करते हैं इन्वेस्टर्स को फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब भाई जब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, आप खुद को, अब वर्ड से समझ आ रहा है कि यार इन्फ्लेशन कि उससे हमें हेल्प करेंगे ये बॉन्ड, तो ठीक है ना, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन देंगे, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। थर्ड बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है रिसीव किया जाएगा, अब मान के चलो ये बॉन्ड है, अब भाई इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। मैंने, याद करो आप, लास्ट लेक्चर मैंने आपको शेयर और बॉन्ड दो चीज बताई थी, और दोनों में डिफरेंस भी बताया था। ओके, तो बॉन्ड वाले को आपको ब्याज मिलेगा और फर्स्ट प्रीफरेंस भी रहेगा उसका, अगर मान के चलो कंपनी का भी दिवालिया होती है, डिफॉल्ट होती है, समझ गए ना? तो इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। अब बताओ यार, इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा क्या? गलत है, टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, और वन एंड सेकंड आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था। हो सकता है कि वो कहने लगे कि ये किसी कंपनी ने या फिर सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू फॉरेन आउंड ई कॉमर्स फर्म। अब मान के चलो, देखो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फॉरेन की है। आप अमेजोन को ले लो, आप गूगल को ले लो, तो फ्लिपकार्ट ले लो, तो फॉरेन की है, यहाँ पर काम कर रही है खूब। तो उसको लेकर क्या चीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि उनको लेकर क्या चीज करेक्ट है, सही है। फर्स्ट है कि दे कैन सेल दियर ओन गुड्स, अच्छा अपनी चीजें बेच भी सकते हैं, इन एडिशन टू ऑफरिंग दियर प्लेटफॉर्म, और अपने प्लेटफॉर्म को ऑफर भी कर सकते हैं एज मार्केट प्लेस, एज मार्केट प्लेस। तो क्या वो ऑफर कर सकते हैं? नहीं भाई, ये चीज तो गलत है। सेकंड है द डिग्री टू विच दे कैन आउन बिग सेलर्स ऑन दियर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो क्या वो लिमिटेड है? तो नहीं भाई, वो लिमिटेड नहीं है, उन्हें परमिशन दी हुई है कि कितना वो कर सकते हैं, एक रेंज तक। ओके, तो ये जो यूपीएससी ने आंसर बताया था इसका, वो डी आंसर है, नाइदर वन नॉट टू, कोई सा भी इसमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, वैसे होने को अगर आप बताओगे ना रियलिटी में कि ये जो लिमिटेड है, ये चीज सही होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड है बहुत सारी चीजें। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बाहर की जो कंपनी है वो आके पूरा पूरा अपना एक्सपेंड कर दे। आप खुद सोचो यार, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है, उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते, या फिर बहुत ना के बराबर करवाते हैं। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ 100% भी है, एफडीआई है। ओके, तो बट यूपीएससी ने आंसर डी बताया था, इसका डी है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। अच्छा, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। अच्छा, रियल सेक्टर एक वर्ड यहाँ पर आ गया, हो सकता है कि वो एक स्टेटमेंट बता दे, रियल सेक्टर इज डिफाइंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी या फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी। तो रियल सेक्टर एक्टिविटी की बात की जा रही है। रियल सेक्टर है क्या? जो इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। लाइक जो हमारी जीडीपी है उसके प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही जरूरी होते हैं। अब मान चलो रियल सेक्टर्स में क्या क्या चीजें आ सकती है जो हमारी जीडीपी में हेल्प कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है, इसेंशियल बहुत जरूरी है। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, तो ये भी ठीक है। तो हमारे ओनली वन एंड टू ही इसका पार्ट है। देखो तीन और चार क्यों नहीं है? ये हमारे रियल सेक्टर्स नहीं है। एक कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी, अगर मान के चलो कोई कमर्शियल बैंक है, वो किसी कंपनी को लोन देता है कि ठीक है कंपनी अपना एक्सपेंड करना चाह रही है, तो उसे लोन चाहिए, बहुत सारी कंपनी ने ले रखे, ठीक है। दूसरा है कि कॉर्पोरेट बॉडी जो है वो इशुइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, कि रुपी आधारित जो बॉन्ड है वो ओवरसीज
फॉरेन मार्केट में वो लॉन्च करती है ताकि वहां से उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट मिल सके, कुछ पैसा मिल सके। तो ये हमारे रियल सेक्टर से रिलेटेड नहीं है भैया, ये है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, नॉट रियल सेक्टर। ओके, बट यहाँ पे हमें पूछा है कि रियल सेक्टर। अब हो सकता है जब रियल सेक्टर से क्वेश्चन पूछा है तो फाइनेंशियल सेक्टर से क्वेश्चन पूछ ले नेक्स्ट टाइम। ओके, जिसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब देखो यार, इनडायरेक्ट तरीके से ट्रांसफर्स की बात की जा रही है। अच्छा, ये चीज किससे रिलेटेड है? ये चीज रिलेटेड है हमारे, आपने बात की होगी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की। जैसे वोडाफोन वाला जो इशू था, केएम्स एनर्जी वाला इशू था, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने इन कंपनीज के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था कि हम आपसे उस टाइम पीरियड से या उस साल से हम टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने फॉरेन कोर्ट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केस वगैरह कर दिया था। तो इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो केस हार गई थी। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो नहीं लिया गया था। तो ये क्या चीज को दिखाती है? ये दिखाती है कि ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स और सच शेयर्स ड्राइव दियर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लॉक्ड इन इंडिया। बिल्कुल। अब देखो, ये फॉरेन रियलिटी में ये कंपनी प्रेजेंट तो है यहाँ इस कंपनी में, इसी की एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी बना लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये कंपनी यहाँ इंडिया में प्रेजेंट है, जो काम कर रही है। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है वो जो किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर बैन की बात की जा रही है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर मेन चीज ये है क्या, इसके ऊपर बात है। ओके, तो मेनली बात इनके ऊपर है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो वहां पर किया जा रहे हैं। अब देखो, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ये क्या किया गया है, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है या इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, जो लिया जाएगा इस पे से, जो लिया जाने के लिए ये क्या थी, न्यूज में थी, तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। किसमें? टैक्सेशन लॉ, जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट हुआ था 2021 में। ओके, उसमें से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को। अब ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, ये भाई जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था फाइनेंस एक्ट 2012 में। ये चीज पता होनी चाहिए कब क्या हुआ कैसे। हो सकता है कि वो ये टैक्सेशन लॉ जो है उसमें मेंशन है, ये चीज बोल सकता है। तो नहीं भाई, उसने तो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया उसको। ओके, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर। अब देखो, इकोनॉमी के इतने सारे क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर को लेकर, मेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन, जो खर्चा किया गया है, और एक कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब बताओ, ये क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर, जो किसी संगठन या कंपनी है उसने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है तो उसको लेकर कुछ चीजें दी हुई हैं कि क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, हम लोग बात करते हैं यार रिवेन्यू रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट की, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ओके, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बजट वाले पार्ट में। तो अब मान चलो, देखो ये चीज है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर मान चलो मैं कहीं पर कैपिटल अपना पैसा जो खर्च कर रहा हूँ, ये ऐसी जगह खर्च हो रहा है कि अब तो खर्च होगा, बट इन फ्यूचर इससे हमें पैसा भी मिलेगा, रिसिप्ट। ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, ये कह रहा है कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, हमने नई जो तकनीक है वो एक्वायरिंग की, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर खर्चा भी तो किया हमने फिर। तो बिल्कुल सही है। फिर फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी से हमें फायदा भी तो होगा, पैसा भी तो मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड है कि डेथ फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाहिल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, डेथ फाइनेंसिंग लाइक अगर हमने किसी से ऋण लिया है, ठीक है, लोन लिया है, कर्जा लिया है, तो उस कर्जे को हम चुका रहे हैं, तो उसे क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा? बताओ। है डेथ फाइनेंसिंग लाइक ऋण वित्तीयन, बताओ भाई, डेथ फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाहिल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भैया देखो, ये कैपिटल तो ठीक है, बट एक्सपेंडिचर वाला है ना, ये गलत है। ये क्या है? ये हमारा रिसिप्ट का पार्ट है।
डेथ फाइनेंसिंग, कि हमने किसी से ऋण लिया, और वह सेम ऐसे ही इक्विटी फाइनेंसिंग वाला जो है वो कंसिडर्ड नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट है। कैपिटल रिसिप्ट, कर्जा लिया किसी से तो वो कैपिटल का ही पार्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड नॉट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट की विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि ए शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ओके, और जो ये है डेटेड सिक्योरिटीज और डेट वगैरह सिक्योरिटीज है जो इशू की जाती है मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट डेट। तो ये भी ठीक है भाई कि जो लार्ज कंपोनेंट है इंटरेस्ट, इंटरनल जो डेट है हमारा, वो ये सबसे ज़्यादा होल्ड करती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट बोरोइंग्स की तरफ जाती है, कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है खरीद है, कि घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है, बिल्कुल ठीक है। और नीलामी से जो बाजार से जितने भी रिलेटेड है, जितने भी जो रेट्स वगैरह है, वो ये सिक्योरिटीज हैं, तो ये इंटरनल जो हमारा क्या है, इंटरनल डेट है जो ऋण है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो बिल्कुल सही है भाई। क्योंकि जब मान चलो हम जब भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें जब मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि यार हमने फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि फॉरेन से हमने पैसा लिया, फिर हमने इंटरनल मार्केट से पैसा लिया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ जब पढ़ते हैं तो एक वर्ड और आता है उसमें, कि जब हम इंटरनल मार्केट से पैसा बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो हमारी क्राउडिंग आउट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्राउडिंग आउट मीन्स कि जो हमारी कंपनियां हैं, अब वो अपने खुद के भाई देश से तो नहीं ले सकते, अब क्योंकि जो देश का पैसा है वो तो क्या ले लिया, सरकार ने खुद ने ले लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च करके पैसा पैसा पूरा ले लिया, कि हमें डेट चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो क्राउडिंग आउट बाहर से जाएंगे, बाहर अदर लोगों से, अदर कंट्री से पैसा लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमिटी, द कंटेप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। तो ये ठीक है कि एच एन सान्याल जो थे वो जस्टिस थे, तो उनकी प्रेजेंस में ये एक कमेटी बनाई गई थी उस टाइम, तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास किया था, तो ये ठीक है। सेकंड है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है पावर और हाई कोर्ट के पास भी है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, यार बताओ, बात चल रही है हमारी क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो नहीं भाई, ये गलत है, क्योंकि ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिफाइन किस में है, ये डिफाइन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। अब आती है फिर फोर्थ स्टेटमेंट, कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, कमेटी बनी तभी तो बनी। तो एक दो चार आपका सही है। अब देखो ये जो थर्ड स्टेटमेंट बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही बहुत सारी स्टेटमेंट के अंदर एक खिलवाड़ करता है भाई यूपीएससी। वो होगा जैसे मान चलो कुछ इलेक्शन से रिलेटेड चीजें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर होती हैं, बट यूपीएससी क्या बोलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है भाई, तो वो चीज वहां पर गलत हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान चलो हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड प्रोविजंस हमारे 102 में है, तो उसमें 4 से 5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे वही है। उसके अलावा अदर जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे किस में है, वो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर है। बट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर कोई पैरामीटर दिया हुआ है उससे रिलेट कर देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया है, तो वो चीज़ है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर बोली गई कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हो गई या लीगल फर्म हो गई रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, अच्छा ठीक है, जो सरकारी लॉ ऑफिसर हो गए या फिर लीगल जो फर्म होती है, ठीक है, और उन्हें तो एडवोकेट हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट जो कॉर्पोरेट लॉयर हो जाए या फिर पेटेंट अटॉर्नीज हो गई,
एक्सक्लूड रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। यार देखो, एडवोकेट्स सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल, जिसने लॉ की डिग्री की है, एलएलबी की है, ठीक है, और उसने अपने स्टेट के अंदर जो बार काउंसिल है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है खुद का, उसे एडवोकेट बोला जाएगा। ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं, ठीक है, इन्हें एक्सक्लूड किया गया है भाई एडवोकेट से, इन सभी चीजों को, चाहे वो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर है, ओके, या फिर लीगल फर्म है, ठीक है, या फिर ये कॉर्पोरेट लॉयर्स है, या पेटेंट अटॉर्नीज है, इन्हें लॉयर नहीं बोला जाएगा भाई, इन्हें सॉरी एडवोकेट नहीं बोला जाएगा। समझ गए? तो पूरी पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। हो सकता है इनमें से किसी एक का नाम लेके फिर वो बोल देगा, या फिर इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएगा कि ओनली जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, जिन्होंने एलएलबी डिग्री की हुई है, और स्टेट काउंसिल बार्स जो है, बार काउंसिल जो है, उसमें खुद को रजिस्टर कराया हुआ है, उन्हीं को ही हम एडवोकेट बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे, तो वो सही होगी भाई। यहाँ ही गलत है। सेकंड है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। तो बिल्कुल सही है भाई, बार काउंसिल के पास पावर है, तो ओनली बी, तो बी स्टेटमेंट इसकी सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, संविधान को अमेंड करना है, हमें संशोधन करना है, तो उसको लेकर कोई बिल लाया गया है। रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बोल रहा है कि अगर हम संविधान संशोधन कर रहे हैं, उसके लिए बिल को लेकर आ रहे हैं, तो लाने से पहले हमें प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा। तो क्या है, सही है? तो नहीं, हमें प्रायर रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज और है कि हमें से लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी से भी लेकर आ सकते हैं, बहुत हाउस है। फिर उसके बाद है कि क्या है, एक स्टेटमेंट जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, हम स्टेट असेंबलीज में ये नहीं लेकर आ सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई कि प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, बाद में ले सकते हैं। सेकंड है व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो संविधान संशोधन बिल है, इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिव टू गिव हिज हर एसेंट। तो भाई ये जरूरी है अपना एसेंट देना, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को आप विदहोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, आप पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकते, सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते, आप उसे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, आपको अपना एसेंट देना ही होगा। और ये कब से हुआ है? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 से ऑब्लिगेटरी है, देना ही देना है अपना एसेंट। तो फर्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी सही होगी। थर्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इज ए स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। भाई जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जब जॉइंट सिटिंग होती है तो मनी बिल पर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर नहीं हो सकती, ठीक है, और स्टेट की मैटर पर नहीं हो सकती। तो ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, इन्हीं स्टेटमेंट से फिर कई क्वेश्चन बन जाएगा, और तो पता होना चाहिए भाई आपको। हो सकता है वो स्पेशल की जगह सिंपल मेजोरिटी बोल दे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड कराई जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को इनटू 4 रैंक्स, लाइक कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गलत है। क्यों भाई? नहीं करता भाई, ये डिसाइड नहीं करता है। ओके, 74th आर्टिकल में, 74वें आर्टिकल में हमें काउंसिल मिनिस्टर्स के बारे में बात की गई है, जिनका हेड होगा पीएम। ऐसी कोई चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी ही नहीं है। एज ए कन्वेंशन
कि हमारा फायदा हो जाए, काम कर ले, ठीक है। उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है, ये हमारे स्टेट मिनिस्टर है, डिपेंडेंट चार्ज है। तो वो कन्वेंशन के बेसिस पर है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग। नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड 15%। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, लाइक अगर मान चलूँ मैं एक 550 मेंबर मान के चलूँ, तो इसका 15% जो होगा, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इतना होगा। और ये कब से किया गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, फर्स्ट नॉट करेक्ट। ठीक है। अब देखो ये मत बोलना कि इंग्लिश इंग्लिश में बता रहे हो भाई, हिंदी में बता रहा हूँ मैं सारी चीजें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, लाइक कि भैया वो लोकसभा ही लोकसभा की पावर है, वो मतलब मेजोरिटी है लोकसभा की, ठीक है, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है उसमें, एक्सक्लूसिव पावर है उसका लोकसभा की, ठीक है, अनन्य शक्तियां हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि टू रेटिफाई करना द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब यार देखो, रेटिफाई करना है इमरजेंसी, जो आपात को घोषणा है उसका अनुसमर्थन करना। अच्छा आपात, अब यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, ठीक है। आपात की उद्घोषणा, उद्घोषणा मैंने बताया था आपको, नेशनल इमरजेंसी के लिए हमने उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात की है, समझ गए। तो क्या ये ठीक है? तो भैया नहीं, गलत है। रेटिफाई अगर करना भी होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से करेंगे ना, रेजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद है टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो भाई ये ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें लोकसभा से पास करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर हैं या अपोजिशन वाले हैं, वो लेकर आते हैं और लोकसभा में ही आते हैं, समझ गए, तो ये तो ठीक है। थर्ड है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ, भाई यार इम्पीचमेंट करा रहे हो प्रेसिडेंट का, तो उसमें तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि भाई 1/4 से तो हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद 2/3 की हमें मेजोरिटी चाहिए, बताओ। और दोनों हाउसेस से और चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ये हम कहीं से पास करा सकते हैं, ये हम लोकसभा से भी करा सकते हैं, राज्यसभा से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ओनली तो सही है, ये गलत है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है नेक्स्ट कि विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन, आओ एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बात आ गई भाई। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज और आई है कि एंटी डिफेक्शन को कुछ चैलेंज करने वाले कोई पिटीशन डाली गई थी, उसे रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक करंट अफेयर्स का ही पार्ट था, ठीक है। तो इसमें बोला है कि द लॉ, जो कानून है वो स्पेसिफाई करता है, बताता है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, लेजिस्लेचर जो है, कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। कि कोई नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर जो है वो विद इन 6 month, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर उसने ज्वाइन कर ली तो उसे एंटी डिफेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। अब देखो यार, एंटी डिफेक्शन के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो वहां से आपको सब चीज पता चल गई होगी अगर किसी ने देखी होगी तो। मैंने बोला था कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है 6 महीने के भीतर भीतर, अंदर अंदर किसी को भी ज्वाइन कर ले कोई दिक्कत नहीं, बट 6 महीने के बाद नहीं करेगा। सेम ऐसे जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करेगा, ज्वाइन कर ली तो एंटी डिफेक्टेड हो जाएगा, समझ गए। फिर एंटी डिफेक्शन में कुछ एग्जर्शन की बात की गई है कि मान चलो मर्जर कर लिया तब कोई एंटी डिफेक्शन नहीं होगा, या फिर वो जो मेंबर है कोई वो स्पीकर बन गया या डिप्टी स्पीकर बन गया, तो उनके ऊपर कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, समझ गए। और अंडर जुडिशियल रिव्यू है भाई, और करेगा कौन, डिसीजन कौन देगा, स्पीकर देगा। अंडर जुडिशियल रिव्यू है कि हो तो होल ऑन केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड जो है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। तो बिल्कुल सही है कि डिफेक्शन का केस है कितने महीने के अंदर, कितने दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा, वो चीज अभी नहीं बताइए। अब इसमें एक चीज और है कि एक लाइक एक केस था जिसमें बोला गया था कि स्पीकर जो है 3 महीने के अंदर अंदर वो डिसाइड करेगा, बट वो अभी ये बोला है कि लॉ
ये लॉ के ऊपर है, ये वैसे नहीं बोला है कि कानून में ये चीज बताई हुई है। ठीक है, तो कानून डज नॉट प्रोवाइड, कानून तो नहीं बोलता ऐसा, कानून में ऐसा है ही नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया स्पीकर के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आर्टिकल 76 की बात हो गई, ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India। क्या सिर्फ यही दो ऑफिसर्स हैं? नहीं भाई, क्या भी तो पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑफिसर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है सीधा सीधा। ओके, तो ये तो गलत हो गया, इनके अलावा भी और भी ऑफिसर्स हैं ओनली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिज रिजाइन। ठीक है, क्या ये सही है कि जिस गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया है उनके साथ ही वो रिजाइन कर देगा? तो नहीं भाई, गलत है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखो वो रिजाइन तो करता है, ये ठीक है, बट ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज नहीं बताई है, ये एक कन्वेंशन है, ये एक प्रथा है। ठीक है, ये एक प्रथा है जो चली आ रही है कि भाई जैसे मान चलो जिस गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया, जैसे वो गवर्नमेंट खत्म हुई तो वो भी अपना रिजाइन कर देगा। तो एक कन्वेंशन के बेसिस पर ये माना जा रहा है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया ऐसी चीजें। ओके, तो इसके पास राइट टू वोट नहीं है, ये बैठ सकता है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई एनी कमेटी है उसका अगर मेंबर्स अपॉइंट हुआ है कि यार इन्हें भी पार्टिसिपेट करने का मौका है, सुन सकता है, स्पीक, बोल नहीं सकता वहां पर, मतलब वोट नहीं कर सकता। ओके, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिट्स। रिट्स को लेकर बात की गई है जो इशू की जाती है, आपने बोला होगा आर्टिकल 32 के अंदर भी है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि मैंडेमस, जो फाइव तरह की रिट्स की बात करते हैं, हैbeas कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्यो वारंटो। तो मैंडेमस बोल रहा है कि विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी। बताओ भाई, तो बिल्कुल सही है कि प्राइवेट, भाई प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं है ना ये मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस। ठीक है, परमादेश हम आदेश दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही तो है कि जो अपर बॉडी है वो लोअर के लिए भेज रही है, तो ये सही है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन थो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। नहीं भाई, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो सरकार का पार्ट हो गया ना, तो वो तो इसके अगेंस्ट ला सकते हैं, तो गलत हो गया है। अब भाई जब दूसरा गलत हो गया तो 130 एलिमिनेशन से कि एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रेट क्यों वारंटो। अब भाई क्यों वारंटो का सीधा मतलब है कि किस हक से आप उस ऑफिस पर बैठे हो। इसमें कुछ एग्जेप्शन है, लाइक जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, मिनिस्टर ऑफिस हो गई, प्लस जो प्राइवेट ऑफिस है उनके अगेंस्ट हम नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की जा रही है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्टेड। यार ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मस्ट अडॉप्ट करना ही करना है, वॉलेंट्री बेसिस पर है ये। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया, ये गलत, ये गया, तीसरा ही सही है बस इसका बी स्टेटमेंट। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेटली, इट हैज सेमिनार, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर। अब भाई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन हो गया, रिट्स हो गई, इनसे भाई क्वेश्चन मतलब बनता ही बनता है भाई। अब देखो लोकसभा डिप्टी स्पीकर है उनके बारे में कि एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सजेट एट द स्पीकर में बी फिक्स। तो ये सही है, जब भी स्पीकर बता देंगे कि यार इस दिन इलेक्शन होगा डिप्टी स्पीकर के लिए, तो वो फाइनल है। फर्स्ट सही है। सेकंड है देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, अच्छा, दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा shall be from either the principal opposition party or the ruling party। ठीक है भाई, ये ठीक है, क्या ये सही है क्या ये गलत है? मैंडेटरी प्रोविजन है। अच्छा देखो ये बोल रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर, सीधे सीधा मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है
वो या तो अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए या फिर रूलिंग पार्टी से। ऐसा ही मैंडेटरी प्रोविजन है, ओके, कि जो इलेक्शन होगा जो कैंडिडेट का एज ए डिप्टी स्पीकर लोकसभा सेल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से होगा या फिर रूलिंग पार्टी से। तो मैंडेटरी का प्रोविजन थोड़ी ना है ये, नहीं भाई, ये तो कन्वेंशन है, ठीक है। मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है भाई कि हमें अपोजिशन पार्टी से लेना पड़ेगा या फिर रूलिंग पार्टी से लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई, किसी से भी ले सकते हैं। उसके बाद ये गलत हो गया। थर्ड है कि द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीकर ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती। और जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर की कुर्सी पर है तो उनके पास स्पीकर की पावर भी होंगी, सीधी बात है। नेक्स्ट है द वेल established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and deputy speaker and duly seconded by the prime minister। तो यार ऐसी कोई बात ही नहीं की हुई है इसमें तो, ओके, कि डिप्टी स्पीकर को अगर अपॉइंटमेंट करना है तो मोशन पास किया जाएगा स्पीकर से एंड डली सेकेंडली बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसा तो कोई बात नहीं की है। आर्टिकल 93 के अंदर देख लो आप, तो स्टेटमेंट गलत है, तो एक और तीन ही इसका सही होगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की, ओके। देखो, among the following crop which one is the most important anthropogenic source of both methane and, अब यार बहुत मीथेन आप भर भर के पढ़ते हैं यार, राइस क्या ही इसमें मतलब अलग से बताना है कुछ, ओके, तो इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद एक चीज और है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कल्टीवेशन in which alternate wetting and drying, sugna drying throughout wetting drying ऑफ राइस फील्ड इन प्रैक्टिस रिजल्टेंट। क्या फायदा होगा यार बार बार जो वेटिंग ड्राइंग कर रहे हैं, लाइक भाई धान के अंतर प्रणाली में बार बार क्लेदन शुष्कन किया जा रहा है जो धान का, उससे क्या फायदा होगा। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट सही है, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन सही है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है इसकी भाई। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, भाई लेक कौन सा है, लेक फैगोवाइन, ये न्यूज में थी उस टाइम, तो पता होना चाहिए भाई। लेक विक्टोरिया कहाँ है, पता है आपको, आंसर कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। ओगुटा कहाँ है, वोल्टा कहाँ है। गंडीकोटा कैनियन, ये भाई क्या है, पेन्नार रिवर से रिलेटेड है, और ये पेन्नार रिवर आंध्र प्रदेश में है, और इसकी राइट बैंक पर है गंडीकोटा कैनियन। लेक फैगोवाइन जो है वो माली में है, समझ गए। और ये गंडीकोटा जो है ये हिस्टोरिकल फोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट की कुछ पीक है और माउंटेन है। नाम चबरवा गढ़वाल, अरे यार गढ़वाल कहाँ है, उत्तराखंड में, और ये नाम चबरवा अरुणाचल में है, गलत हो गया, तो पहला ही गलत है, ये गया, दो और तीन में से एक सही है। नंदा देवी कुमाऊं का ये ठीक है, तो दो ही सही होगा। नौकरेक सिक्किम हिमालय में है नहीं भाई, अरुणाचल वाले में है ये नौकरेक बालपक्रम नेशनल पार्क की बात करते हैं। नौकरेक नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क अरुणाचल में, समझ गए, तो यहाँ तो नेशनल पार्क भी याद रख सकते हो आप। उसके बाद है द टर्म लिवेंट, अब यार लिवेंट रीजन की बात की जा रही है, देखो ये क्या है, रीजन से अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन साउथ, लाइक जिसमें हम इजिप्ट वाला पार्ट, इजराइल, ठीक है, इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, समझ गए, सीरिया, जॉर्डन, इनको काउंट करते हैं, तुर्की, ठीक है। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अब है बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अब यार अफगानिस्तान के साथ अगर ऐसे मैं अफगानिस्तान को जोड़ दूं तो ये किसके साथ होगा, तो ये भाई ताजिकिस्तान, देखो यहाँ इधर कजाकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है, यहाँ उज्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान और ये ताजिकिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान तो इधर आ गया, तो ये ताजिकिस्तान हो गया, ठीक है, ताजिकिस्तान का हो गया। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान ये रहा, यहाँ से बॉर्डर शेयर करेगा। उसके बाद उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान करेगा क्या, बताओ भाई, बिल्कुल है, तो ये तीन चार पांच इसका होगा, अफगानिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ओके। क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये देखो ये कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, यहाँ ऐसे ये तीनों इस तरीके से, ठीक है, तो ये। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो इसमें तो कुछ बताना था नहीं इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया।
जहाँ एक्सप्लेनेशन वाली बात है वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ आपको। ओके, उसके बाद है कि मोनाजाइट लाइक विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट जो इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, कि मोनाजाइट जो है वो रेयर अर्थ मेटल है, कि मोनाजाइट कंटेन थोरियम, थोरियम होता है, सही है। मोनाजाइट कंटेन नेचुरली इन द, अब यार देखो, इंटायर इंडियन कोस्टल, गलत है ये भाई, पूरे इंटायर पर नहीं है। हम बात करते हैं केरला के अंदर, केरला की जो रेत है, ठीक है, मोनाजाइट। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, बिल्कुल सही है भाई, एक दो चार इसका सही हुआ, एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, उत्तरी गोलार्ध में, द लॉन्गेस्ट डे, हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब यार 21 जून, अब 21 जून आपके, ये देखो अब जून जून है तो ये इन दो में से कोई एक होगा, ये तो होगा नहीं। तो जून में से फर्स्ट हाफ कितना होगा, 1 से 15 जून, सेकेंड हाफ 15 से 30 जून, तो सेकेंड हाफ में आ गया ना 21, ठीक है। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट है वेटलैंड या लेक है और लोकेशन। अब देखो हॉकेरा, यार हॉकेरा हॉकेसर ये यहाँ थोड़ी है, ये यार जम्मू कश्मीर में है, तो ये गलत हो गया। रेणुका हिमाचल, ये सही है। रुद्र सागर त्रिपुरा, ये ठीक है। सष्टम कोट्टा ये तमिलनाडु थोड़ी है भाई, सष्टम कोट्टा कहाँ है, केरल में है। तो ओनली दो पेयर करेक्ट है। अब ये देखो विच ऑफ द फल बिल्ट और टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, तीनों ही है भाई ओपन सोर्स, ये चारों, जहाँ से हम इजिली एक्सेस करते हैं। ओपन सोर्सेज का मतलब है कि किसी ने अगर कोई ऐप वगैरह बना के डाली है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसका इजिली फ्री तरीके से एक्सेस करना, फ्रीली एक्सेस। जैसे ओबीएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फ्री है बिल्कुल वीडियो बनाने के लिए, तो ओबीएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो वो क्या है, ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी जो इनेबल करती है पीपल को कंट्रोल देयर ओन डाटा, बिल्कुल ठीक है, अब डाटा कंट्रोल करने के लिए। और ये इनेबल होती है पीयर टू पीयर लाइक बायर टू सेल ट्रांजेक्शन के लिए। इंटरमीडियरीज इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, बिल्कुल सही है। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन ए कॉर्पोरेशन, बिल्कुल कलेक्टिव तरीके से, तो ये तीनों ही सही है भाई। उसके बाद है, ये देखो विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास जिसे बोलते हैं, सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज द डाटा फील्ड्स, तो डाटा फील्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं क्या वो, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, तो सही है। सेम ऐसे सास यूजर्स कैन एक्सेस दियर डाटा थ्रू दियर मोबाइल डिवाइस, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जैसे आपने फिशिंग, जैसे किसी के कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया, किसी के मोबाइल का एक्सेस ले लिया वायरस वगैरह डाल के, तो पूरा पूरा भाई कर सकते हैं, डाटा वगैरह लीक कर सकते हैं, डाटा वगैरह ले सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल, याहू जो मेल सर्विसेज है, जो मेल वगैरह है, वो इसी का ही पार्ट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, वेब बेस्ड ईमेल जो होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अब भाई बॉम्बार्डमेंट, दबा दबाए सब बॉम्बार्डिंग हो रही है, लाइक आपने वर्ड भी सुना होगा जब रशिया और यूक्रेन का वार होता, बॉम्बार्डिंग बॉम्बार्डिंग, ठीक है। तो ये क्या है, मिसाइल है भाई, ये देखो बॉम्बार्डिंग भाई, मिसाइल वगैरह छोड़ी जा रही है, पटाखे हो रहे हैं, तो ये मिसाइल इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डीऑर्बिट्स ओवर ए टारगेट ऑन द अर्थ, अब टारगेट बना के छोड़ दिया जा रहा है। अब ये बॉम्बार्डिंग वर्ड से आप लोग समझ सकते हो यार, ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट जैसी चीजों से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मिसाइल वाली चीजों से। तो और भेजा कहाँ जाता है इसे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट, अब यार क्यूबिट यार क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या ही करना है इसमें। कंसिडर फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लोज सर्किट रेडियो फ्रिक्वेंसी वायरलेस, और ये क्या है कि शॉर्ट रेंज, अब तीनों ही है यार, अब खुद सोचो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ज्यादा दूर तक थोड़ा ना पकड़ पाएगी वो फ्रिक्वेंसी। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होगा, नजदीक वाला है। क्लोज सर्किट टेलीविजन, टेलीविजन का रिमोट देख लो, ज्यादा दूर से तो कैच नहीं कर पाता, तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेज है, ठीक है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि बायोफिल्म, अब देखो ये बायोफिल्म से यार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बायोफिल्म है क्या,
ये थिन रेसिस्टेंट लेयर है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनकी एक थिन रेसिस्टेंट लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड, फूड के ऊपर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग सरफेस बिल्कुल हो सकते हैं। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, बिल्कुल है यार। जब थिन रेसिस्टेंट, ये मैंने बता दिया आपको, लेयर है, तो तीनों सही है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को लेकर बात की जा रही थी। प्रोबायोटिक्स जो है मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो बिल्कुल सही है भाई, बैक्टीरिया और यीस्ट से, दोनों से बने हुए होते हैं। और प्रोबायोटिक्स में यही चीज है कि कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ नुकसान वाले भी होते हैं, तो ये तो सही है। सेकंड है द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट, जिसे हम खाते हैं, बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन अवर गट्स, तो गलत है। हमारी गट्स के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ प्रोबायोटिक्स ऐसे भी हैं जो नेचुरल फाउंड होते हैं, नेचुरल प्रेजेंट भी होते हैं। ओके, तो दूसरा गलत हो गया, तो एक और तीन दोनों सही है इसके, कि प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर कोविड 19, कोविड 19 जो वैक्सीन है मैन्युफैक्चर की गई है उसको लेकर है। जैसे देखो, फर्स्ट है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने प्रोड्यूस किया था कोविड 19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। देखो, मैसेजर आरएनए प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं भाई, ये mRNA वैक्सीन नहीं है, पहला गलत है। बनाया ये सीरम इंस्टीट्यूट नहीं है, ये ठीक है, कोविशील्ड। ओके, बट ये mRNA नहीं है। स्पुतनिक वी वैक्सीन मैन्युफैक्चर यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो ये ठीक है। जब पहला ही गलत हो गया, दो और तीन सही होंगे। बट ये पता होना चाहिए, कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेट पैथोजेंस बेस्ड वैक्सीन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनएक्टिव कोई कोरोना का वायरस बॉडी में भेजा जाता है और उससे लड़ाई कराई जाती है, कि ताकि जो हमारे जो एंटीबॉडीज हैं उनको एक्टिव रख सके, कि अगर कोई जिंदा वायरस आ जाए तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके अच्छे तरीके से। समझ गए? नेक्स्ट है मेजर सोलर स्टॉर्म्स, जो सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, लाइट्स वगैरह जो आती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इफेक्ट। अब देखो, जीपीएस खराब हो सकता है, सुनामी आ सकती है, कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। देखो, आएंगे तो सही, बट ये लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टाइम में ऐसा ऐसी चीजें होंगी, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी ये दो को हटा दो, बाकी सी वाला स्टेटमेंट सही है कि पावर ग्रिड्स डैमेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज, क्या है ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर? इसके ऊपर बात की जा रही है, तो बताओ भाई क्या हो सकता है। हुँ? तो डाटाबेस क्रिएशन बाय कोलिशन ऑफ रिप्रेजेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो क्लाइमेट ग्रुप है, द क्लाइमेट ग्रुप इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट ड्राइव करता है क्लाइमेट एक्शन को बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम, उन रन भी करता है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो ठीक है। बट जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट एक्शन लॉन्च्ड ए ग्लोबल इनिशिएटिव EP100, तो नॉट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये क्या, सेव एनर्जी एजेंसी ऐसा करके है, तो सेकंड रॉन्ग होगा। तो सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, ये एक, तीन और चार। ओके, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, अगर ये लंग्स है, फेफड़े हैं, तो देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन इट्स किडनी, तो वेटलैंड्स जो है वो उसकी किडनी की तरह काम करते हैं, अर्थ की किडनी के रूप में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट, बताओ यार। तो ये देखो, ये है, क्योंकि हैवी मेटल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है? 24 आवर मीन्स PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, एनुअल मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड, तो ये तो सही है, क्योंकि जो साल का जो होगा वो थोड़ा बढ़ा के, और जो मंथ वाइज है वो थोड़ा कम है। लाइक मंथ वाइज थोड़ा ज्यादा है और साल का थोड़ा कम हो जाएगा, इस तरीके से, तो ये तो ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि इन ए ईयर, एक साल में, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लीमेंट वेदर, क्या है सही है? या फिर, तो ये तो गलत हो गया। देखो,
PM10 देखो, तीसरा तो गलत है। PM10 जो होगा वो पेनिट्रेट कर सकता है लंग को, नहीं PM10 इतना मोटा होता है, वो कैसे लंग्स के अंदर जाएगा? 2.5 की बात होगी इसमें, PM2 की जगह 2.5, तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा रॉन्ग हो गया। तब एक या दो या फिर एक और चार में से एक सही है, तो दूसरा तो गलत होगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा जरूरी थोड़ी है, ठीक है, जरूर थोड़ी है कि यार मतलब जो हाई लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लीमेंट वेदर की वजह से ही होगा, कुछ और चीजें भी तो होंगी। बट जो एक्सेसिव ओजोन है इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, बिल्कुल है भाई, वो सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकता है और फेफड़े में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल। तो एक और चार, सॉरी, एक और चार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू गुच्ची, अब देखो ये गुच्ची मशरूम को लेकर बात की जा रही है, फंगस है, ठीक है, सम हिमालयन फॉरेस्ट, ये ठीक है, ही इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न, गलत है भाई, नॉर्थ वेस्टर्न की बात है, तो एक और दो सही है। विद रेफरेंस टू पोलीथाइलीन ट्रेप्थलेट, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन अवर डेली लाइफ, हमारे डेली, मतलब समझ रहे हो ना, डेली लाइफ में हम डेली जो जी रहे हैं, तो उसमें हम लोग पॉलीथीन ट्रेप्थलेट का यूज कर रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट है। तो इसमें देखो, पहली स्टेटमेंट है कि फाइबर जो है ब्लेंडेड विद वूल, तो ये तो ठीक है। कंटेनर जो होते हैं मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी एल्कोहलिक, तो गलत है भाई ये। यार कंटेनर का यूज थोड़ा ना किया जाएगा, प्लास्टिक है यार, इतने टाइम तक प्रेजेंट रहती है, उससे तो कुछ लाइक सब्सटेंस जो हो गए, कुछ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग होगी। उसके बाद बोतल कैन बी मेड, इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, तो एक और तीन इसका आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल्स मेड ऑफ इट इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड, डिस्पोज कर सकती है क्या इस तरीके से? यार आप खुद बताओ, प्लास्टिक वगैरह है, पॉलीथीन, ये पॉलीथैलेट ट्रेप्थलेट, लाइक एज प्लास्टिक, क्या वो इजी तरीके से डिस्पोज हो जाती है? नहीं भाई, काफी लंबे समय तक ये चलती रहती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो रही है, फोर्थ गलत है। और मैंने आपको बताया दो तो पहले ही गलत हो गई थी, तो एक तो सही है हमारा, तो एक और तीन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बर्ड, गोल्डन मास है, मछली है भाई ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्शन प्लांट, तो भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट जो है, तो ये अल्फा, चिकपी और क्लोवर, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यार बायोरॉक टेक्नोलॉजी ये न्यूज में रहते हैं, ये वर्ड्स भाई आते रहते हैं, तो रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ, कोरल रीफ को डैमेज जो रिस्टोर करने के लिए। फिर जो मियावाकी, मैंने आपको पहले बताया था एक बार, जो लास्ट वीडियो में एक और टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है, जो लाइक इंसेक्ट्स को लेकर, ठीक है, तो ये मियावाकी हो गई। तो मियावाकी क्या है बताओ भाई? मिनी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वगैरह क्रिएट करना अर्बन एरियाज के अंदर फॉर ग्रीनिंग। तो ये हमारा कुछ हाफ पोर्शन जो था 50% वो हमने एनालाइज कर लिया। तो जैसा हमारी वीडियो जो चल रही है कि 50-50, मतलब 2 दिन में पूरा पेपर कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, स्टॉप देते हैं आज की वीडियो पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको, कंटेंट काम का है, तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स।